नमस्कार, गुड इवनिंग एंड जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल आर गुड। तो चलते हैं, बात करते हैं जो मेरे प्यारे दोस्त एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं हाई कोर्ट की। उनका पहला टॉपिक दोस्तों आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं आज, सुप्रीम कोर्ट। आज हम सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे, बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगर कंटेंट अच्छा लगे देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जो मेरे प्यारे दोस्त ये समझ रहे होंगे कि मैं पावर पॉइंट और वगैरह से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो दोस्तों मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ। मैं अपना कंटेंट जो मैं खुद पढ़ता हूँ उसी में ऐड ऑन करके आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आता हूँ। ठीक है, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं आप लोगों के लिए पावर पॉइंट बना पाऊँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट कुछ पावर पॉइंट पे भी बना के लेके आऊँ। तो बात करते हैं दोस्तों, आपके यहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं 124, जो आर्टिकल 124 124 से 146 146 तक जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल में दिया गया है। संविधान के बारे में, उसकी पावर्स क्या है, उसकी स्थापना कैसे होगी, उसके अंदर जजेस की क्या योग्यता होनी चाहिए, सारा कुछ डिटेल के अंदर है। तो 124 से 146 में सारा कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है। तो ये आपका जो संविधान का भाग 5 है, संविधान के भाग 5 के अंदर है, उसमें ये आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। हम वन बाय वन में पूरा डिटेल के अंदर आपको सारा आर्टिकल का बता दूंगा। तो पहले बात करते हैं दोस्तों, जस्ट चले सुप्रीम कोर्ट, उससे थोड़े से प्रीवियस फैक्ट के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद या आर्टिकल 124 जो है दोस्तों, ये आपका क्या बोलता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बात करता है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बात करता है। कौन सा आर्टिकल? 124। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कि आपके यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। स्थापना दोस्तों कब हुई थी? अगर उच्चतम न्यायालय की बात करें, इसका नाम जो है सर्वोच्च न्यायालय कब रखा गया था, तो वो 28 जनवरी 1950 को इसका सर्वोच्च न्यायालय रखा गया था। उससे पहले इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 की हुई थी। उस टाइम इसका नाम संघीय कार्यपालिका या संघीय न्यायालय था दोस्तों। परंतु जब हम आज़ाद हो गए और हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी को, तो 28 जनवरी को इसका नाम सुप्रीम कोर्ट के नाम से इसका गठन किया गया। स्थापना के समय दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर या मुख्य भवन जो कह सकते हैं वो कहाँ पे था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस या नरेंद्र मंडल 1958 तक था। 1958 तक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था। 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो वर्तमान का परिसर है, अभी फ़ोटो देखेंगे हम, बहुत ही ब्यूटीफुल परिसर है, उसमें अपना काम करना शुरू किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1958 से पहले कहाँ पे था? तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था। 1958 वर्तमान कार्यालय कब या वर्तमान परिसर में कब शिफ्ट हुआ? तो 58 के बाद से। वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार है गणेश भीकाजी देवलालीकर। कौन है दोस्तों? गणेश भीकाजी देवलालीकर, गणेश भीकाजी देवलालीकर दोस्तों। और एक और फैक्ट याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है आपका, उसका मोटो क्या है? सुप्रीम कोर्ट का कुछ ना कुछ तो मोटो होगा, तो उसका मोटो क्या है दोस्तों, अभी मैं आपको आगे लिखवा दूंगा सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है। उससे पहले हम देखते हैं कि मूल संविधान में आपके यहाँ पे जो जजेज हैं उनकी बात कही गई है, कितने जजेस के बारे में बोला गया है। मूल संविधान आपका एक चीफ जस्टिस और 7 मुख्य एक चीफ जस्टिस और 7 न्यायाधीश के बारे में बात करता है। टोटल 8 न्यायाधीश के बारे में बात करता है। परंतु अगर बात करें हम वर्तमान में, तो वर्तमान में आपके यहाँ पे 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, मतलब टोटल 34 न्यायाधीश है। और इनकी संख्या जो है संसद विधि बना करके बढ़ा सकती है दोस्तों। यह संसद के क्षेत्राधिकार में आता है। तो यह है आपका सुप्रीम कोर्ट है, ब्यूटीफुल सुप्रीम कोर्ट दोस्तों। और आप ध्यान से देखो, अगर ज़्यादा नहीं तो अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो तराजू के रूप में की गई। इसका सेंटर जैसे तराजू में होता है उसी तरह से, और उसके बाद इसके 2 पलड़े टाइप के हैं। और इसका जो मोटो मैं बता रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट का मोटो आपसे पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का मोटो आप लिखिए दोस्तों, यतो धर्मस्ततो जय। यतो धर्मस्ततो जय। जहाँ धर्म है वहीं जीत होती है। यतो धर्मस्ततो
जय। दोस्तों इसको सुप्रीम कोर्ट का आपका मोटो है, ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए, ये आपका देखो मैंने यहाँ फोटो भी डाल दिया है, ये तो धर्मस्थतो जय। यह सुप्रीम कोर्ट का जो आपका बना हुआ है अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ के ऊपर जो आपका चक्र है अशोक चक्र, उसकी फ़ोटो है। ठीक है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल जो है वो गैजेट जो है ये है दोस्तों। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीश बनना है, आपका मन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश, तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन जाइए। क्या होना चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए आप, ठीक है। मेरा चैनल तो कोई भी नागरिक कर सकता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद के अंदर हम बात करेंगे कि और क्या क्या उसके अंदर योग्यताएं होनी चाहिए। तो उसके अंदर दूसरी योग्यता जो है वो किसी भी उच्च न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय का मतलब क्या है? हो सकता है वो जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय में हो सकता है वो राजस्थान के हाई कोर्ट में हो सकता है वो हरियाणा हाई कोर्ट में हो, ठीक है। तो किसी भी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में, ठीक है, 2 साल राजस्थान हाई कोर्ट में रहा, 3 साल हरियाणा हाई कोर्ट में रहा, ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। यहाँ पे सिर्फ न्यायाधीश की बात कर रहा है। 5 साल 2 या 2 से अधिक किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल लगातार न्यायाधीश रहा हो, या फिर उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अगर न्यायाधीश है तो 5 वर्ष, और अगर अधिवक्ता है तो 10 वर्ष जो है वो रहा हो, और या फिर राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। इन तीनों में से एक क्राइटेरिया मिलना चाहिए उसको, और ये क्राइटेरिया तो फिक्स है दोस्तों, ठीक है। तो भारत का नागरिक और इन तीनों में से एक क्राइटेरिया अगर मिल रहा है तो वो योग्य है। योग्यता कहाँ पे है? यह भी आपकी आर्टिकल 124 में है। गठन और स्थापना भी 124 में है, योग्यता भी 124 के अंदर है दोस्तों। अगला है कि आपके यहाँ पे फर्स्ट सीजीआई कौन थे फर्स्ट सीजीआई दोस्तों? तो अगर बात कर लें फर्स्ट सीजीआई की, तो फर्स्ट सीजीआई आपके थे एच.जे. कनिया। कौन दोस्तों? एच.जे. कनिया आपके स्वतंत्र भारत के पहले चीफ जस्टिस थे। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले जस्टिस कौन थे? तो ये थे आपके वाई.वी. चंद्रचूड़ आपके 16वें सीजीआई थे। वो उनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा था। और सबसे कम कार्यकाल की अगर बात कर लें दोस्तों, तो सबसे कम कार्यकाल आपके यहाँ पे कितने दिन का था? 18 दिन का था कमल नारायण सिंह जी का। कमल नारायण सिंह जी 18 दिन का कार्यकाल था दोस्तों। 22वें न्यायाधीश थे। वर्तमान में आपके यहाँ पे कौन है न्यायाधीश? तो वर्तमान में आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है दोस्तों? डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ दोस्तों। 9 नवंबर से चीफ जस्टिस है आपके यहाँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी न्यायाधीश रहे थे, ठीक है। और अगर बात कर लें तो मई 16 दोस्तों, कब? मई 16 से आपके सुप्रीम कोर्ट में जज थे, परंतु 9 नवंबर से चीफ जस्टिस बन चुके हैं, और 2024 तक ये चीफ जस्टिस आपके रहेंगे। और कितने नंबर के हैं? तो याद रखिए 50वें नंबर के चीफ जस्टिस है आपके, ठीक है। और अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट में आपके अभी तक कितनी महिलाएं न्यायाधीश रही है, तो आपके यहाँ पे 11 महिलाएं न्यायाधीश रह चुकी है। कितनी है दोस्तों? 11 महिला न्यायाधीश रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और बात कर लें अगर पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो पहली थी आपकी न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। कौन? एम फातिमा बीबी। लिखते चलिए दोस्तों, आपके यहाँ पे पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी वो थी आपकी न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, ठीक है। यह आपकी पहली महिला थी। कितनी हुई है अभी तक? टोटल 11 हुई है। कब बनी थी ये? 1989 के अंदर बन गई थी दोस्तों, ठीक है। चलिए, अभी वर्तमान में आपके यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं? तो वर्तमान में जो 34 है उसके अंदर 3 महिलाएं न्यायाधीश है। 3 महिला न्यायाधीश है। कौन है? न्यायमूर्ति हिमा कोहली जी, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्नम जी और बेला त्रिवेदी जी। ये 3 अभी आपके
जो महिलाएं न्यायाधीश हैं, और इनमें भी बेला त्रिवेदी जी सबसे लेटेस्ट हैं, 2021 के अंदर नियुक्त हुई थी दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दोस्तों या तो राष्ट्रपति दिलाएगा या राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी नियुक्त व्यक्ति जो होगा वो दिलाता है। तीसरी अनुसूची है, उसके अनुसार अनुसूची 3rd के अंदर जो कितनी अनुसूची है, टोटल 12 अनुसूची है। 3rd अनुसूची में दोस्तों शपथ की बात की गई है, आर्टिकल 124 में है ये भी। चलिए एक और फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये जस्ट लॉजिकल फैक्ट है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह गया तो वो सेवानिवृत्त के बाद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य नहीं कर सकता, वो करेगा भी नहीं, जनरली वो करेगा भी नहीं, परंतु ये लिख दिया है आर्टिकल में, संविधान में लिख दिया। चलिए अब बात करते हैं कि आपके यहाँ पे जजेस की नियुक्ति कैसे होती है। जजेस की नियुक्ति पहले कैसे होती थी, थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखते हैं। जस्ट मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, शॉर्ट में चलेंगे, शॉर्ट में चल देते हैं कि पहले कैसे नियुक्ति होती थी। पहले दोस्तों क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट जो है ना, उनके न्यायाधीशों के परामर्श करने के बाद में, ठीक है, उनसे पहले राष्ट्रपति जी परामर्श करते थे, ठीक है, और उसके बाद में अगर राष्ट्रपति जी को कुछ लगता था आवश्यक, जिनको लगता था कि इनको नियुक्त किया जा सकता है, तो वो उनको नियुक्त करते थे, ठीक है, तो उनको नियुक्त करते थे। और इसमें और सीजीआई की नियुक्ति के बाद के अंदर जो दूसरे जजेज होते थे उनकी नियुक्ति में सीजीआई का परामर्श भी लिया जाता था, परंतु वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता था, ठीक है। अब वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में होता है दोस्तों सीजीआई जो होता है ना, चीफ जस्टिस, अभी जैसे आपके धनंजय चंद्रचूड़ जी हैं, तो वो अपने उत्तराधिकारी का नाम खुद ही सिफारिश करेंगे और वरिष्ठता के आधार पर ही किया जाता है और उसको नियुक्त भी करना पड़ेगा। राष्ट्रपति के लिए वो बाध्यकारी है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके बारे में क्या हो गया, ठीक है। और इसके अंदर ये भी है दोस्तों, पहले क्या हुआ था कि अगर मतभेद उत्पन्न होता था तो राष्ट्रपति को प्राथमिकता दी जाती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। हालांकि आपके संविधान में ऐसा कॉलेजियम सिस्टम आया है, उसके बारे में संविधान में कहीं पे भी डिटेल में नहीं है, परंतु अभी होना यही है कि जिसका नाम प्रेफर कर दिया वही आपका सीजीआई बनेगा दोस्तों, ठीक है। और कार्यकाल कितना रहता है, तो कार्यकाल रहता है 65 ईयर्स तक। इनका कार्यकाल जो है 65 ईयर्स तक। और परंपरा ये भी है दोस्तों कि आगे देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए परंपरा ये भी है कि कम से कम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए। ये कहीं भी संविधान में नहीं लिखा है, परंतु परंपरा यही फॉलो हो रही है। अब दोस्तों जो अन्य न्यायाधीश हैं, सीजीआई की नियुक्ति कौन करेगा, सीजीआई की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, परंतु किसके परामर्श से, आपका जो सीजीआई अभी रिटायर हो रहा है उस वही जो है वो नाम जो है वो फॉरवर्ड करेगा और वरिष्ठता के आधार पर ही वो नॉमिनेट करेगा, ठीक है। परंतु दूसरे न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए क्या होगा, एक कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक कॉलेजियम सिस्टम आपके यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों। उस कॉलेजियम में एक चीफ जस्टिस रहेंगे और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश रहते हैं। सीजीआई और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश जो हैं उनको मिलाकर के एक कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है। वो दोस्तों क्या करता है, या वो राष्ट्रपति को लिखित में परामर्श देता है और उसी के बेस पे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, ठीक है। अपनी राय लिखित में दर्ज करवानी होती है। यदि 2 सदस्य लिखित रूप से विरोध करते हैं तो नियुक्ति नहीं की जाएगी। कल को अगर रवि का नाम सेलेक्ट हो जाता है परंतु 2 जज जो हैं विरोध कर देते हैं, तो सबसे पहले तो रवि को उन्हीं 2 जजों को सेट कर लेना चाहिए, अदरवाइज उसकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। तो 2 जज अगर लिखित में विरोध करते हैं तभी होगा, उनको भी लिखित में विरोध करना पड़ेगा भाई लोगों। नियुक्ति का निर्णय आम सहमति से लिया जाता है, परंतु उसके अंदर एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सीजीआई जो है उसका वीटो हमेशा चलेगा। सीजीआई जो है उसका राय शामिल होना जरूरी है। ये चयन होता है, कॉलेजियम परामर्श देती है कानून मंत्री को, पीएम के पास जाता है राष्ट्रपति और फिर उनकी नियुक्ति हो जाती है। नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र ये तीनों ही कौन करवाता है, तो ये राष्ट्रपति करवाता है। ये राष्ट्रपति जो है वही करवाते हैं आपके। अगला है दोस्तों, अब क्या हुआ
कि आपके यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम आया कैसे। अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो कॉलेजियम सिस्टम कैसे आया दोस्तों। कॉलेजियम सिस्टम में जस्ट एक बार शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम क्या था। 1950 जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई दोस्तों, अगर आपको लिखना है या फिर जस्ट स्टोरी के रूप में समझ लीजिए कि जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो उससे पहले 73 तक क्या होता था। 73 तक जो भी सीनियर मोस्ट जज होता था उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाता था, ठीक है। परंतु 73 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी सत्ता में आई, ठीक है। और इंदिरा गांधी सत्ता में आते ही उन्होंने अपना पावर दिखाना शुरू किया। आपको सबको पता होगा आयरन लेडी, ठीक है, वर्ल्ड फेमस। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, उस टाइम में सीजीआई जो थे अजित नाथ रॉय को भारत का सीजीआई बनाया, अजित नाथ रॉय। परंतु क्या थे, उनसे 3 सीनियर जज पहले से ही बैठे थे, परंतु उनको बाईपास करके उन्होंने अजित नाथ रॉय को सीजीआई बना दिया। और सेम 3-4 साल बाद में फिर 1977 में भी यही घटना हुई। HR खन्ना जी को बाईपास करके MH बेग को सीजीआई नियुक्त किया गया। तो इससे क्या हो गया, इसके बाद न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव शुरू हुआ, न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव शुरू हुआ। और फिर धीरे धीरे दोस्तों 3 जजेस केस आए। उन 3 जजेस केस के बेस पे ही कॉलेजियम व्यवस्था है उसका स्टार्ट हुआ, उसका जन्म हुआ, ठीक है। और कहीं पे भी संविधान के अंदर आपका कहीं पे भी कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में नहीं लिखा हुआ है। 3 जजेस कौन कौन से थे, आप नाम याद रखिए। आपसे पूछा जा सकता है कि पहला जजेस केस कौन सा था, तो पहला जजेस केस था आपका 1981 के अंदर, 1981। इसका आप नाम लिख लीजिए दोस्तों, प्यारे साथियों, इसका नाम लिख लीजिए। इसे SP गुप्तावाद के नाम से भी जाना जाता है, इससे SP गुप्तावाद के नाम से भी जाना जाता है, 1981। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राष्ट्रपति जो है उसको जो सलाह है वो मानने के लिए वो बाध्यकारी नहीं है। सीजीआई के परामर्श उसको देगा कि नियुक्ति करो, पर उसको मानने के लिए राष्ट्रपति जो है बाध्य नहीं है। मतलब इस पे सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पे था। क्यों बैकफुट पे था, इसका रीज़न है दोस्तों, क्योंकि 1984 में जो है उस टाइम तक आपकी इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। और कार्यपालिका जो है उस टाइम बहुत हावी थी, क्योंकि सत्ता में थी और फुल मेजोरिटी के साथ थी इंदिरा गांधी उस टाइम। तो इसलिए मेजोरिटी को, सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि अब छेड़ना नहीं चाहिए। परंतु उसके बाद क्या हुआ, सेकंड जजेस केस आया 1993 जब सेकंड जजेस केस आया उस टाइम सत्ता बिखरी हुई थी, कोई भी मजबूत सरकार थी नहीं केंद्र के अंदर। तो क्या हुआ दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीजीआई का जो परामर्श है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा, सीधा सीधा बोल दिया। सेकंड जजेस केस 1993, ठीक है। और यहीं से भारत के अंदर क्या हुआ, कॉलेजियम की शुरुआत मानी जाती है। और इसी के साथ भारत की जो न्यायपालिका है आज के टाइम में विश्व की सबसे पावरफुल न्यायपालिका कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि ये अपने जजेस की नियुक्ति खुद करती है। अभी तक कहीं पे भी संसार में, वर्ल्ड में, किसी भी जो आपका जुडिशियल सिस्टम है कहीं पे भी ऐसी पावर नहीं है कि अपने जज खुद नियुक्त करें। भारत ही एकमात्र ऐसी न्यायपालिका है जहाँ पे जजेस की नियुक्ति खुद जजेस करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके कुछ नुकसान भी हैं, परंतु अगर देखा जाए तो अच्छी भी है ये अभी तक तो। इसके बाद थर्ड जजेस केस आया। थर्ड जजेस केस नहीं कह सकते इसको, इसमें 1998 में आर्टिकल 143 के तहत आपके जो राष्ट्रपति थे उस टाइम के, उन्होंने खुद ही इसको डिफाइन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बोला कि आप कॉलेजियम सिस्टम तो बना रखा है बट इसको एक्सप्लेन करो क्या है ये। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन किया और सुप्रीम कोर्ट ने बनाया कि कॉलेजियम सिस्टम में एक सीजीआई रहेंगे और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे। तो इस तरह से कॉलेजियम व्यवस्था जो है उसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने क्या प्रयास किए दोस्तों। परंतु जो सबसे पहला और सबसे पावरफुल प्रयास जो था वो 99 संविधान संशोधन में किया गया। 99वें संविधान संशोधन में 2014 में क्या NJAC का, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, NJAC, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो बहुत न्यूज़ के अंदर ये चला था। NJAC लेके आना चाहते थे मोदी जी,
ठीक है। और इसके तहत एनजेएससी को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास भी किया गया और कॉलेजियम की पद्धति के स्थान पर लाया गया था दोस्तों। हमें क्या पढ़ना है कि एनजेएससी की संरचना क्या थी, ये आपको याद रखना है। पहले याद रखना है कि एनजेएससी कौन से संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, तो 99वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, 99। और इसकी जो थी संरचना क्या थी, तो इसके अंदर 6 सदस्य होते थे। 6 सदस्य आयोग की सिफारिश की गई थी। होते थे तो क्या थे, बना ही नहीं था, खत्म हो गया था। 6 सदस्य कौन कौन थे, एक चीफ जस्टिस रहेंगे, आपके मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, ठीक है, और 2 हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज रहेंगे और 1 कानून मंत्री या विधि मंत्री जो रहेंगे आपके, वो रहेंगे। और 2 जो व्यक्ति रहेंगे दोस्तों, वो उनका मनोनयन राष्ट्रपति करेंगे और उनका मनोनयन करने के लिए भी एक 3 सदस्य चयन समिति बनेगी। उनका मनोनयन करने के लिए भी 3 सदस्य चयन समिति बनेगी। एनजेएससी की संरचना में 6 सदस्य रहेंगे, 6 में 1 सीजेआई रहेंगे, 2 आपके सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे सीनियर मोस्ट और 1 कानून मंत्री। 4 तो आपको क्लियर हो गए। 2 और जो है उनका जो है राष्ट्रपति जो उनको नॉमिनेट करेंगे और उनके लिए भी एक चयन समिति बनेगी। वो चयन समिति में कौन कौन रहेंगे, उस चयन समिति में भी आपका सीजेआई रहेंगे, पीएम रहेंगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता जो रहेंगे वो सेलेक्ट करके, और ये जो आपके जो सदस्य नियुक्त होंगे उनका कार्यकाल 3 साल होगा। कितना रहेगा, उनका कार्यकाल 3 साल रहेगा दोस्तों। और इसके अंदर भी एक महिला होनी चाहिए, एक महिला रहेगी उसमें, ठीक है, एक महिला रहेगा या एससी और एसटी, ठीक है। तो एक महिला, एससी एसटी, इनमें से एक उनमें रहेगा और एक दूसरा नॉर्मल रहेगा दोस्तों, ठीक है। हालांकि ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर था क्योंकि इसके अंदर आपका कार्यपालिका का भी वो प्रतिनिधित्व था, न्यायपालिका का भी प्रतिनिधित्व था और विधायिका, तीनों को प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया था, तो ठीक है। परंतु एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये अच्छा लग रहा है, परंतु सुप्रीम कोर्ट को अच्छा नहीं लगा। हमें लगे ना लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकार दिया और 2015 में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्यों, इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था कि सबसे मेन कारण यही रखा गया कि आप 3 ही जज ले रहे हो, एक सीजेआई और 2 वो, और 3 ही आप गैर न्यायिक पर्सन ले रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि न्यायाधीश जो हैं आपके, उनको पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है। न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है, इसका उल्लेख भी आपके आर्टिकल 124 के अंदर किया गया है दोस्तों। परंतु महाभियोग शब्द का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति पे महाभियोग, परंतु यहाँ पे महाभियोग नहीं है। इनको हटाने का आधार क्या है, कदाचार या असमर्थता। आपको पूछा जा सकता है कि महाभियोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, तो आप इसको गलत कर दीजिएगा सीधा सीधा आंख बंद करके, क्योंकि महाभियोग शब्द का कहीं पर भी आपके संविधान में उल्लेख नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं प्रक्रिया क्या है, तो आर्टिकल 124(4) के अंदर सुप्रीम कोर्ट और 217 के अंदर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बाद में पढ़ेंगे तो आराम से समझेंगे दोस्तों। पहले क्या है, प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा में अगर ला रहे हैं तो कम से कम 100 सदस्य जो रहेंगे, क्योंकि लोकसभा की जो मेंबर्स ज़्यादा हैं 543 आपके, ठीक है। और अगर राज्यसभा में लेके आ रहे हैं तो 50 सदस्य रहेंगे, तो प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद में इसको आगे बढ़ाया जाएगा। प्रस्ताव को स्वीकार करना है या नहीं करना है तो यह किस पे डिपेंड करेगा। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया है तो लोकसभा के अध्यक्ष पर डिपेंड करेगा, और अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया है तो राज्यसभा के जो सभापति रहेंगे उन पे डिपेंड करेगा प्रस्ताव को स्वीकार करना है या नहीं करना है दोस्तों। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो आपके उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, सभापति माफ़ कीजिए। तो आप अगर कल को जज बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या करना है, बाकी किसी एमपी एमएलए से सेटिंग मत करना, सेटिंग करना सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष से और राज्यसभा के सभापति से, क्योंकि प्रस्ताव आएगा तो वही स्वीकार कर देंगे। चलिए, यदि आपका उनका जो प्रस्ताव आया है अगर वो स्वीकार कर लिया जाता है तो क्या होगा, स्वीकार कर लिया है तो आरोपों की जांच करने के लिए एक सदस्य 3 सदस्यों की समिति बनेगी, ठीक है, 3 सदस्यों की समिति बनेगी। तो उसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश रहेगा जिसके खिलाफ आरोप आया है, वो नहीं कोई और दूसरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और एक पारंगत विधिवेत्ता, 3 लोगों को मिला करके एक समिति बनेगी। अगर उस समिति
अगर उस समिति को लगता है कि दोषी नहीं है तो आगे कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो अगर आपकी बात जो है आपने सेटिंग जो है अध्यक्ष और सभापति से कर रही है पर बात बनी नहीं, तो अब आप समिति वालों से सेटिंग करो। अगर समिति ने बोल दिया ना भाई आरोप जो है वो एकदम गलत है और सिरे से खारिज करते हैं, तो फिर आगे तो कोई बात ही नहीं होगी। और अगर समिति को लगता है दोषी है तो फिर प्रस्ताव आगे जाएगा, फिर उस पर वोटिंग होगी, मतदान होगा दोस्तों। ठीक है, मतदान के दौरान न्यायाधीश अपना पक्ष रख सकता है जिस पर आरोप लगाया गया है। और अगर इसके पश्चात दोनों सदन विशेष बहुमत, याद रखिएगा विशेष बहुमत, अगर दोनों सदन इसे विशेष बहुमत से पारित करते हैं तो न्यायाधीश को पद से हटना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? विशेष बहुमत का याद रखिए, आपको विशेष बहुमत का मतलब होता है कि जो सदन की कुल संख्या है उसका बहुमत। जैसे आपकी लोकसभा की सदस्य संख्या है 543, तो आपकी 272। ठीक है, इतने तो होने ही चाहिए दोस्तों, इतने तो होने ही चाहिए। उसके बाद के अंदर भी उपस्थित मत देने वालों का 2/3 बहुमत भी होना चाहिए। तो विशेष बहुमत का फैक्ट याद रखिए कि कुल संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित जो हैं वोट देने वाले उनका 2/3 बहुमत है, तो उसको दोस्तों आपका विशेष बहुमत माना जाएगा। एक और चीज़ फैक्ट याद रखिए, अगर यह प्रक्रिया चल रही है, किसी भी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया चल रही है, उस दौरान अगर आपकी लोकसभा भंग हो जाती है, अब ये कोई पूछ ले कि राज्यसभा भंग हो जाए, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। अपर जो आपका हाउस है वो कभी भंग नहीं होता है। लोअर हाउस जो है लोकसभा, वो अगर भंग हो जाता है तो इस प्रक्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अपनी चलती रहेगी दोस्तों। ठीक है, और आपके यहाँ पे भारत के अंदर अगर और कुछ देख ले कि भारत के अंदर किस किस न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है, तो आपके यहाँ पे सबसे पहले 1993 में न्यायमूर्ति वी रामास्वामी को हटाने का प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, बहुमत नहीं प्राप्त कर सका। फिर PD दिनकरप्पा जी को हटाने का प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव की कार्यवाही शुरू हुई उससे पहले उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। न्यायमूर्ति सौमित्र सेन को हटाने के लिए लाया गया, उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। और अभी लेटेस्ट की बात करें तो न्यायमूर्ति पर्दीवाला 2015 में गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। इन्होंने दोस्तों क्या किया था, ये आप याद रख लेना कि रिसेंटली न्यायमूर्ति पर्दीवाला जो हैं उनको हटाने के लिए आप प्रस्ताव लाया गया था। इन्होंने आरक्षण पर टिप्पणी की थी। ठीक है, जिस आधार पर राज्यसभा में 58 सदस्यों ने इनके खिलाफ प्रस्ताव का नोटिस दिया था, परंतु इन्होंने क्या है अपनी टिप्पणी वापस ले ली और प्रस्ताव जो है वहीं पे रफा दफा कर दिया गया था। तो ये याद रखिए पर्दीवाला वाला केस दोस्तों। चलिए अब दोस्तों आपके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उनके बारे में हम बात करेंगे। आर्टिकल 124 से 146, कितना 124 से 146 दोस्तों, ये आपका सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स हैं सारे। तो पहले बात करते हैं 124 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए। 124 के अंदर ही आपकी उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी योग्यताएं लिखी हुई है। उनका कार्यकाल अगर पूछ ले तो वो भी 124 में है। शपथ अगर कोई पूछ ले वो भी 124 में लिखी हुई है दोस्तों। ठीक है, और पद से हटाने की प्रक्रिया वो भी 124 में है। तो ये सारी उसी में लिखी हुई है, याद रखिएगा, कोई अलग से आर्टिकल नहीं है इसके लिए। अगला दोस्तों 125 में न्यायाधीशों का वेतन है। 126 आप याद रखिए, कार्यवाहक CJI की नियुक्ति। कार्यवाहक CJI की नियुक्ति, कार्यवाहक CJI की नियुक्ति क्या है 126 कार्यवाहक, 126 कार्यवाहक दोस्तों। 127 क्या है, एडहॉक न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति। एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति, एडहॉक क्या होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति का अभाव हो या फिर स्थान रिक्त हो तो CJI द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किसी न्यायाधीश, उस हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में ले आया जाता है। ठीक है, ओके। चलिए अगला है दोस्तों 128 क्या बोलता है, 128 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक्स जज हैं उनको भी बुलाया जा सकता है राष्ट्रपति की सहमति से। ठीक है, चलिए 129 क्या है, अभिलेखीय न्यायालय। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी केस के अंदर अगर अपना स्टेटमेंट दे दिया है तो उस स्टेटमेंट को लोअर केस जो है एज ए अभिलेख यूज कर सकती है। उस सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वो एक तरह से कानून है,
ठीक है। तो उस बेस पे लोअर केस वो है कोर्ट जो है काम कर सकता है। और 130 क्या बोलता है, उच्चतम न्यायालय का स्थान, मतलब अभी तक सुप्रीम कोर्ट का स्थान जो है वो दिल्ली में है, परंतु सीजीआई द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन पर निर्धारित, मतलब चेंज भी किया जा सकता है, परंतु ऐसा कभी होगा नहीं। तो याद रखिए 124 क्या बोलता है, न्यायालय की स्थापना और गठन। 125 बोलता है न्यायाधीशों का वेतन। 26 कार्यवाहक सीजीआई की नियुक्ति। 27 एडहॉक या तदर्थ। 28 दोस्तों सेवानिवृत्त। और 29 अभिलेखीय न्यायालय। और 30 जो है उच्चतम न्यायालय का स्थान। ठीक है। 31 बोलता है आरंभिक अधिकारिता, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता। सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता दोस्तों, इसको मैं डिटेल के अंदर पढ़ा दूंगा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता क्या है, आर्टिकल 32 क्या कहता है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, वो आर्टिकल 129 बोलता है, ये आरंभिक अधिकारिता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद में 132 क्या बोलता है कि कुछ मामलों में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की अपील अधिकारिता, मतलब कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है हाई कोर्ट से। तो वो कौन कौन से हैं? ठीक है। अगर कोई विधि का सारवान, आप कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, तो अगर हाई कोर्ट आर्टिकल 134 के तहत यह प्रमाणित कर देता है कि इस मामले में विधि का सारवान पर्सन है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाई करे कि कैसे हम डिसीजन ले, तो दोस्तों हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अगर 133 कहता है दीवानी मामलों में अपील अधिकारिता और 134 कहता है फौजदारी मामलों में अपील अधिकारिता। याद रखिए सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता 131 सीक्वेंस याद रखिए, 131 से आरंभ करते हैं, 32 में कुछ मामलों में अपील अधिकारिता है, 33 में दीवानी मामलों में और 34 में फौजदारी मामलों में। ठीक है। 33 में दीवान, 34 में फौजी, 31 में आरंभ, 32 में कुछ मामलों में, 33 के अंदर दीवानी, 34 के अंदर फौजदारी मामले। ठीक है। ओके। 35 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट द्वारा विद्यमान विधि के अधीन संघीय न्यायालय की अधिकारिता तथा शक्तियों का उपयोग किया जाएगा। समझ में आया? सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन संघीय न्यायालय की अधिकारिता शक्तियों का उपयोग किया जाएगा। भाई अब सुप्रीम कोर्ट है तो उसको जो विधि शक्ति दे रही है उसका उपयोग तो करना ही है, इसके लिए आर्टिकल बनाने की क्या जरूरत थी, बना दिया भाई। 136 क्या बोलता है, अपील के लिए विशेष इजाज़त। यह दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति है। ठीक है। अगर किसी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि दीवानी, फौजदारी 31, 32, 33, 34 नहीं, परंतु किस मामले में आप उसको उसके विवेक पे डिपेंड करता है। ठीक है। उसको लगता है तो वो अपील भी करवा सकता है दोस्तों, अपील की इजाज़त दे सकता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि दीवानी और फौजदारी में तो है, बट अगर विशेष इजाज़त की बात करें तो 136 है। और 137 दोस्तों अपने ही निर्णयों का न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो खुद पे भी लागू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो 137 जो है वो खुद पे भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है उसकी। 138 संसद विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। 139 रिट जारी करने की शक्ति में वृद्धि कर सकती है। दोनों संसद ही करती है, अधिकारिता और रिट जारी करने की शक्ति दोस्तों। 139 बोलता है कि उच्चतम न्यायालय जो है उसकी आनुषंगिक शक्तियाँ, ठीक है, आनुषंगिक शक्तियाँ मतलब अनुपूरक या एडिशनल पावर जो है उसको देगा कौन, आनुषंगिक शक्तियाँ, तो ये भी आपकी संसद ही देगी दोस्तों। कौन देगी? संसद ही देगी। उसके बाद में 141 बोलता है सुप्रीम कोर्ट की अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बना दिया है वो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा दोस्तों। 142 लंबित मामलों में आदेश पूर्ण न्याय के लिए दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट में परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, आर्टिकल 143 बात पहले ही कर चुके हैं, थर्ड जजेज केस में इसका यूज किया गया था 1998 में। 144 सिविल व न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए कार्य, राष्ट्रपति के अनुमोदन से पद्धति व प्रक्रिया के नियम और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी तथा व्यय का प्रावधान। तो दोस्तों याद कर लीजिए इतने आर्टिकल्स आपके सुप्रीम कोर्ट के हैं। एक दो बार पढ़िए, एक बार लिख लीजिए, आप PDF स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों। अभी मैं आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो और भी अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर जो नवाचार किए गए हैं, PIL हो गई आपकी, ग्रीन ट्रिब्यूनल्स हो गया, उसके बारे में हम डिटेल में बढ़ लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।